हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम आपके सीटेट के टॉपिक नंबर 13 की। जिस टॉपिक की आज की वीडियो के अंदर मैं आप बात कर रहा हूं, ये आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आपका सीडीपी हो, यूएस हो, मैथ्स हो, आपकी लैंग्वेज हो, चाहे सोशल साइंस हो, साइंस हो, तो वहां पर आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ना सिर्फ सीटेट का एग्जाम है, बल्कि आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, उस टॉपिक का नाम आपका टीचिंग मेथड्स, यानी जो शिक्षण विधियां होती है। इन शिक्षण विधियों के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और मेन मेन वो पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी के टीचिंग एग्जाम के लिए भी ये आपका पूरा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आपके आज के टॉपिक की, टीचिंग मेथड्स की। जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक ये आपके चलने वाली क्लासेस, और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं आपके टॉपिक की, टीचिंग मेथड्स की। तो देखिए, जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं, शिक्षण विद्या होती है, शिक्षण कराने के जो मेथड्स होते हैं, विद्या होती है, एक एक करके हम बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। देखिए, अब बात करते हैं, सबसे पहले जिस विधि की बात करते हैं वो है आपकी प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड, यानी कि समस्या समाधान विधि। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो, ऐसा शायद कभी हुआ हो कि सीटेट के एग्जाम में आपका प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड यानी कि समस्या समाधान विधि ना आई हो। ठीक है, हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस वाली मेथड के ऊपर, इस वाली विधि के ऊपर। खासकर आपके सीडीपी में ये बहुत पूछा जाता है, लेकिन आपके बाकी के दूसरे सब्जेक्ट में भी देखने को मिल जाती है। इसलिए सीटेट सीबीएसई वालों की सबसे फेवरेट मेथड है आपका समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बेसिकली एनसीईआरटी की एक मेथड है, ये एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त, तो इसलिए इसको ज्यादातर लेता है जो आपका सीबीएसई रहता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, समस्या समाधान विधि यानी समस्या का समाधान करने वाली विधि, प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली जो विधि होती है। इसमें क्या होता है, पहले एक बच्चे को प्रॉब्लम यानी कि समस्या दी जाती है, और फिर उसका समाधान करने के लिए उसको एक हिंट दिया जाता है कि बेटा इस तरीके से इसका समाधान होगा। तो यही होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान विधि। जैसे बच्चों को एक न्यूमेरिकल दे दिया कि बेटा इसको सोल्व करो, 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 6, कि बेटा आपको इसको सोल्व करना है और क्या आंसर इसका निकल कर आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड मास वाले रूल से निकलेगा। ठीक है, आपके बोर्ड मास वाले रूल से निकलेगा। तो बच्चों को एक हिंट दे दिया, तो हिंट देने के बाद बच्चा फिर इसका सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, जो कोई भी पहले समस्या होती है, समस्या के समाधान के लिए फिर बच्चों को हिंट दिया जाता है, और फिर बच्चा खुद का यूज करके, ठीक है, खुद के तर्क यूज करके, खुद की खोजबीन करके अपना उस समस्या का समाधान कर जाता है और नॉलेज को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। तो ये होती है आपकी समस्या समाधान विधि। बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, इसको ध्यान से समझते जाना। ठीक, तो ये होगी आपकी समस्या समाधान विधि। अब समस्या समाधान के कुछ स्टेप होते हैं। देखिए, हालांकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेप बताए हुए हैं। जैसे आप लोग मैथ्स के अंदर पढ़ोगे तो आपका पोलियो है, तो उसमें उन्होंने अलग स्टेप बताए, तो वो स्टेप मैं उनको मैथ्स वाली क्लास में करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपके जो अभी करा रहा हूं ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो ये स्टेप मैंने लिए ये आपके एनसीईआरटी से लिए हुए, जो एनसीईआरटी से लिए हुए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है। लेकिन जब पर्टिकुलर किसी मनोवैज्ञानिक का पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो वो वाला जो मैं पोलियो वाला है वो आपका मैथ्स में करा दूंगा। ठीक है, अब फिलहाल इनको देखिए जो एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त है। ठीक, इनके ऊपर एक एक करके हम बात करते हैं। इसको आप पूरा दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, देखिए। अब समस्या को समाधान करने के जो तरीके बताए हैं, जो आपके एनसीईआरटी ने बताए हैं, वो क्या बताई है। सबसे पहले समस्या समाधान करने के लिए समस्या तो होनी चाहिए, तो सबसे पहले समस्या का चुनाव करो, समस्या का सिलेक्शन करो। तो समस्या का सिलेक्शन कर लिया, चलो भाई समस्या ले लेते हैं कि भाई सीटेट के एग्जाम को पास करना है अच्छे नंबर से। ठीक है, सीटेट के एग्जाम को पास करना है, ये आपने समस्या ले ली। ठीक, तभी तो समाधान होगा जब समस्या होगी। अब इससे क्या काम करा, समस्या से रिलेटेड आपने सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया कि भाई जब तक सीटेट का एग्जाम पास नहीं होगा तब तक हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तब तक हम कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते टीचिंग का। उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अगर लेनी है, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना है, तो सीटेट देना जरूरी है। तो आपने सारी इंफॉर्मेशन सीटेट से संबंधित ले ली। जब आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने सीटेट के समाधान की यानी इसको पास करने की आपने योजना यानी प्लानिंग बनाई कि भाई अब तो पास करना है। ठीक है, सरकारी टीचर बनना है, तो अब इसकी प्लानिंग करते हैं। तो आपने योजना बनाई, अपने दोस्त यार से पूछा, तो आपके दोस्त यार ने कहा कि एक काम करिए, यूट्यूब पे चला जाए, यूट्यूब पर काफी वीडियो मिल जाएगी, उससे आपका एग्जाम पास हो जाएगा।
या कुछ ने कहा कि ये वाली किताब देख ले या ये सचिन सर के नोट्स पढ़ ले, आपका काम हो जाएगा। तो कई सारी चीज बता दिया आपको। तो उसके बाद आप लोग YouTube पर आए और YouTube पर आकर लिखा हाउ टू क्वालिफाई सीटेट एग्जाम, ठीक। तो बहुत सारी वीडियो YouTube के ऊपर आ गई। तो उन सभी वीडियो में से, उन सभी चैनल में से आपने सभी समाधानों का मूल्यांकन करा, सबकी वीडियो खोलकर देखी कि यार देखो कौन सही पढ़ा रहा है, ठीक है। तो सभी जितने भी आपके वो थे समाधान थे, तो उन सभी का आप लोगों ने मूल्यांकन करा। मूल्यांकन करने के बाद आपने एक समाधान को चुन लिया। एक समाधान कौन है, मान लो मुझे चुन लिया, तो आपने अपने एक समाधान आपने अपने सचिन सर को चुन लिया और फिर उसका इंप्लीमेंटेशन करा। जो जो सचिन सर क्लास में बताते जाते थे कि ऐसे पढ़ो, यहां से पढ़ो, ये चीज मत पढ़ो, उसका इंप्लीमेंटेशन यानी उसको क्रियान्वित करना आपने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया, आपने सीटेट का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट के बाद आपने उसका मूल्यांकन करा। मान लीजिए आपके सीटेट के एग्जाम में 120 नंबर आ गए, ठीक है। तो उसका आपने मूल्यांकन करा फिर क्या 120 नंबर आए, ये चीज पढ़ने के बाद, ये सब चीज करने के बाद। उसके बाद जो लास्ट चरण होता है, आपने समस्या समाधान को फिर से रिडिफाइन करा और उन पर पुनर्विचार यानी रिकंसिडर करा कि यार 120 नंबर आ गए, लेकिन अगर मैं उस वाले टॉपिक को भी पढ़ लेता या वो वाली चीज भी पढ़ लेता तो मेरे 120 की जगह 130 भी आ सकते थे। तो आपने रिकंसिडर करा समस्या को, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम में अगर समस्या का समाधान करूं यानी नेक्स्ट टाइम में सीटेट का एग्जाम दूं तो 130 140 नंबर आ पाए, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे, कुछ स्टेप थे जो आपके एनसीईआरटी ने दिए हुए कि भाई अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो इस तरीके से करना है, ठीक है। आई होप आप लोग इसको यहां तक समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान विधि, बड़ी महत्वपूर्ण आपकी, मैंने आपको शुरुआत में कहा था। अब देखिए समस्या समाधान से कुछ पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए। इन पॉइंट के ऊपर एक एक करके मैं डिस्कशन यानी कि चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। इनके ऊपर हम नजर डालते हैं, ठीक। अब देखिए अगला इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि किसी समस्या को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करना यानी प्रस्तुत करने पर और अटक जाना उसको कहा जाता है रिस्पॉन्स सेट कहा जाता है। आज से पहले मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स सेट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो वहां से रिस्पॉन्स सेट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब रिस्पॉन्स सेट में क्या होता है कि किसी समस्या को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं, ठीक है, और उस पर अटक भी जा रहे हैं, तो ये आपका रिस्पॉन्स सेट होता है। मान लीजिए भाई आप किसी समस्या है, सीटेट का एग्जाम है, एक ही तरीके से पढ़े जा रहे हैं, एक ही किताब से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पास नहीं हो पा रहे, तो यही क्या हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जो मैं चीजें बताता हूं ये करिए, ये सब चीज करिए, तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। अगर बार बार एक ही तरीके से आप लोग करे जा रहे हो तो आपका रिस्पॉन्स सेट हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा अगर आपको उत्तम समस्या समाधान करता बनना है, ठीक है, उत्तम गुड आपको प्रॉब्लम सोल्वर बनना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्स सेट में कमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्स सेट में कमी होनी चाहिए। यानी आप लोग एक ही तरीके से मत करो प्रेजेंटेशन कि इस तरीके से करते जाइए बस। अब जैसे सीटेट का एग्जाम इससे पहले जब ऑफलाइन होता था तो एक तरीके का पैटर्न ही देखने को मिल जाता था, लेकिन जब से सीटेट का पेपर ऑनलाइन हुआ है तो पैटर्न तो आपका सेम है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत घुमाकर पूछी है। तो आपको उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होना जरूरी है, आपको वो क्वेश्चन भी करने हुए आने चाहिए। तो अगर आपको उत्तम समस्या समाधान करता बनना है तो इस रिस्पॉन्स सेट में आपको अपना कमी करनी पड़ेगी। एक ही मेथड को यूज नहीं करना पड़ेगा, नए नए मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे, ऑनलाइन वाले पेपर आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये होता है आपका रिस्पॉन्स सेट जो मैंने आपको बता दिया। इसमें कमी करनी चाहिए आपको, और कमी कर कर किस पर ध्यान देना चाहिए, अपसारी चिंतन पर। ये आपका अपसारिक नहीं, ये आपका अपसारी चिंतन होता है, यानी कि आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। जब किसी समस्या के करने के एक से ज्यादा समाधान होते हैं, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई आप लोग जब टीचर बन जाओगे तो क्या काम करोगे, कोई कहेगा सर स्कूल में जाके सबसे पहले मैं अपने बच्चों से मिलूंगा, कोई कहेगा मैं बिल्डिंग देखूंगा, कोई कहेगा स्टाफ को देखूंगा, कोई कहेगा मैं मोबाइल चलाऊंगा, सैलरी चलाऊंगा। तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से एक पूछा और आपने सोल्यूशन बहुत ज्यादा दे दिए, तो ये होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहां पर समस्या के एक से ज्यादा समाधान हो। अगर मैंने पूछा सीटेट बनने के बाद पास होने के बाद आप लोग क्या बनोगे, तो सीटेट पास होने के बाद सिर्फ आप टीचर बन सकते हो और किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोग नहीं जा सकते। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अभिसारी चिंतन हो जाएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, जहां समस्या का सिर्फ एक समाधान हो, ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होते हैं, समस्या के एक से ज्यादा समाधान होते हैं, तो इसी के अंदर आपको क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है। तो अगर आपको उत्तम समस्या समाधान करता बनना है तो आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ गए दोनों पॉइंट को। ये दोनों पॉइंट मैंने इसलिए लिए क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में ये कुछ नए पूछे गए थे, रिस्पॉन्स सेट वगैरह, तो मैंने उन सभी को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। चलिए अब ये पूरी की पूरी जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड था तो ये मैंने पूरा करा दिया। अच्छा एक चीज और भूल गया, ये तो रह गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट में आया था कि समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके
पीछे की तरफ चलकर सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है तो उसको कहा जाता है वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी। ये क्वेश्चन भी इस बार सीटेट के एग्जाम में देखने को मिला। तो बेसिकली आप लोग समझ रहे हो, आज आपका पूरा समस्या समाधान विधि खत्म हो जाएगी, 1 नंबर आपका पक्का है। अब इसमें क्या काम हो रहा है, मान लीजिए आपको सीटेट के एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना है। सबसे पहला तरीका आप लोगों ने क्या काम करा, ये तो आपका लक्ष्य है, तो आपने क्या काम करा, सबसे पहले इससे पिछले वाले पेपर उठाए जो अभी आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट में और नए नए क्वेश्चन देखने को मिले, लैंग्वेज अलग अलग देखने को मिली। तो सबसे पहले आपने ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर सोल्व करे, उससे पहले फिर उससे साल वाले के जो पेपर हुआ था उसको करा, फिर उससे जो पहले साल के जो सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे फिर उनको सोल्व करा। तो आप लोग यहां पर क्या काम कर रहे हो, अपने टारगेट से पीछे की ओर जा रहे हो। तो आप लोगों ने देख लिया कि यार यहां पर क्वेश्चन अलग पूछे जा रहे हैं, इससे पिछले साल तक कुछ और पूछे जा रहे हैं। तो जो आपका एक तरीका है ये कहलाया जाता है वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी आपकी कहलाई जाती है। आप लोग समझ गए इसको, आपको यूज भी ऐसी करनी चाहिए, आपको पीछे से आगे नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहां से आगे से पीछे की ओर देखना चाहिए, क्योंकि जो नए क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो नए वाले में आपको देखने को मिलता है, ना कि ज्यादातर पुराने वाले में, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपकी समस्या समाधान आपकी विधि खत्म हो गई। आई होप आपको पूरी समझ में आ गई होगी, शायद कोई पॉइंट बचा होगा जो आपके समझ में ना आया हो। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक। आप एग्जामिनर को बोल दो कि बेटा आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो समस्या समाधान से, हम उसका आंसर दे देंगे। ठीक, अब अगला मेथड आ गया आपका इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि। जो इंडक्टिव मेथड होता है, जो आगमन विधि होती है, इसमें सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, या फिर इसमें सबसे पहले बच्चे के जो अनुभव होते हैं, ठीक है, जो अनुभव होते हैं उनको मान्यता दी जाती है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन और आपका निकल कर आता है, ये खासकर आपका लैंग्वेज के अंदर पूछा जाता है। पहले ये कंसेप्ट था कि जो बच्चा स्कूल के अंदर जब आता है तो बच्चा कोरे कागज के समान होता है, ब्लैंक पेपर के समान होता है, ठीक है, जैसे जैसे टीचर अपना ज्ञान बढ़ाता जाता है वैसे वैसे ब्लैंक पेपर भरता जाता है। बट ये कंसेप्ट आज की डेट में बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है, इसको बिल्कुल नकारा जा चुका है। आपको हमेशा एक ध्यान रखनी है, जब भी बच्चा स्कूल के अंदर पहली बार आता है तो वो अपने अनुभव लेकर आता है, भले उसके अनुभव थोड़े हो लेकिन अपने अनुभव लेकर आता है। उसके साथ में अपनी मातृभाषा को लेकर आता है, बच्चा अपनी मातृभाषा को लेकर आता है और दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण लेकर आते हैं। थोड़े से दृष्टिकोण होते हैं लेकिन लेकर जरूर आता है। तो बच्चा ब्लैंक पेपर का हो गया जब वो इतनी चीज लेकर आ गया। तो आपको ये बात समझनी है, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों का इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, जो भी बच्चे के जो अनुभव होते हैं, ठीक है, उनको यूज करना चाहिए, उनको एग्जाम्पल पहले देनी चाहिए और उनको एक्सपेरिमेंट का अध्ययन करके फिर नियम निकाले जाने चाहिए। आप लोग बच्चों को कोई भी चीज पढ़ा रहे हो तो उसको सबसे पहले एग्जाम्पल दो, ठीक है, और उसको उसके अनुभव को जानो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग बच्चों को गाड़ी की या मोटर से संबंधित कुछ भी चीज बता रहे हो, तो आप बच्चों को बेटा आपने गाड़ी देखी है, बच्चा कहेगा हाँ जी देखी है, तो उसका अनुभव काम आ जाएगा कि सर मेरे घर के अंदर भी गाड़ी है, ठीक है। और उसके अलावा फिर उसको एग्जाम्पल दो, अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दो और फिर एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। अगर मान लीजिए स्कूल में किसी टीचर की गाड़ी है कि देखो यहाँ पर ये मशीन लग रही है, यहाँ पर ये टायर लगता है, इस तरीके से, तो बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी सीखता है। अगर बच्चों को सबसे पहले अनुभव पर आधारित चीजें कराई जाए या उसको एग्जाम्पल दी जाए और फिर उसको रूल समझाया जाए, तो ये इसमें बच्चा सबसे बढ़िया सीखता है। और प्राइमरी क्लास के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है आपका, किसके लिए, प्राइमरी क्लास के लिए आपका सबसे बढ़िया मेथड होता है आपका इंडक्टिव मेथड, यानी कि जो आपकी आगमन विधि होती है। ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड विधि होती है, यानी कि छात्र केंद्रित विधि होती है, जिसमें जो बच्चा होता है वो स्वयं करके सीखता है। क्या काम करता है, स्वयं करके सीखता है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी आगमन विधि, जो आपकी उदाहरण से नियमों की ओर चलती है, एग्जाम्पल टू रूल की ओर चलती है आपकी आगमन विधि। ठीक, कंप्लीट हुआ यहां तक, आगे देखते हैं। आगमन विधि की बहन है दूसरी, इसकी बहन है दूसरी निगमन विधि। ये इसके अपोजिट काम करती है, ठीक है, ये क्या काम करती है, अपोजिट। नहीं, इसके ऊपर थोड़े नियम है, इसके ऊपर और नजर डाल लो, फिर इसकी बहन आएगी। ठीक, अब देखिए आगमन विधि में क्या यूज किया जाता है, उनके ऊपर नजर डालते हैं। आगमन विधि में मैंने बता दिया, सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताए जाते हैं, फिर उसको रूल बताए जाते हैं, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर चलती है जो आपकी आगमन विधि होती है। उसके अलावा सबसे पहले बच्चों को मैक्रो यानी स्थूल चीजें बताई जाती है, फिर उसको सूक्ष्म यानी मैक्रो चीज बताई जाती है। आप लोग सिंपल सा एक काम करना, आप लोग बच्चों को बड़ा सा पेड़ दिखाओ, तो बड़ा सा पेड़ दिखाने के बाद आप कहो कि बेटा आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, इस पेड़ के कौन कौन से भाग आपको दिख रहे हैं।
तो छोटा बच्चा छुट्टे पता है क्या कहेगा, सर मुझे तो बस पेड़ दिख रहा है, मुझे तो और कुछ दिख नहीं रहा। जो छोटे बच्चा का देखने का तरीका होता है ना, वो चीजों को समग्र रूप से देखता है, ठीक है, एक बड़े रूप में देखता है, बड़े पर्सपेक्टिव में देखता है। और उसके बाद पेड़ के आप लोग उसको पार्ट पूछ सकते हो, ये पत्ते होते हैं, जड़ होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, छोटा बच्चा सबसे पहले स्थूल यानी मैक्रो चीज देखता है, उसके बाद उस माइक्रो चीजों की ओर वो जाता है। सेम उसी तरीके से पहले वो विशिष्ट काम करता है, फिर सामान्य काम करता है। सेम उसी तरीके से सबसे पहले बच्चा जो चीजों के बारे में उसको जानकारी होती है उनके बारे में बताता है, फिर उसको अननोन चीजों की ओर लेकर जानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बच्चों से वो चीजें पूछनी चाहिए जिनको जानता है, और उसके बाद वो चीजें बतानी चाहिए जिसको बच्चा नहीं जानता हो, ठीक है। इसलिए इसको ज्ञात से अज्ञात की ओर कहा जाता है। सबसे पहले बच्चों को कॉन्क्रीट यानी मूर्त चीजों के बारे में बताओ जिनको बच्चा देख सकता है, पकड़ सकता है, और उसके बाद उसको अमूर्त चीजों की ओर लेकर जाओ जिनको बच्चा देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों को सबसे पहले प्रत्यक्ष चीज कराओ, जैसे गाड़ी दिखानी है तो गाड़ी मूर्त चीज होगी और बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उसको देख रहा है, जैसे किसी टीचर की देख ली, और फिर उसको प्रमाण की ओर लेकर चले जाओ। तो इंडक्टिव मेथड के कुछ तर्क थे, कुछ मेथड थे जो मैंने आपको बता दिया, और कई कई बार आपके एग्जाम में यहां से भी पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है। बच्चा सबसे इजीली तरीके से सीखता है इसमें, जो आपका छोटी क्लास का बच्चा होता है, ठीक। तो ये हो गई आपकी आगमन विधि। अब बात करते हैं निगमन विधि की। आ गई अब इसकी बहन निगमन विधि। ये इसके सेम अपोजिट है। जितनी चीजें मैंने आपको आगमन विधि में बताई है उसका सेम आप लोग अपोजिट कर दो निगमन विधि में। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें बच्चे को सबसे पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, और उसके बाद फिर बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उन नियमों को समझाया जाता है। अब मान लीजिए मैथ्स के अंदर कोई भी आप लोग चीज सोल्व कर रहे हो, ठीक है, अब मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैथ्स के बारे में मान लीजिए आप रेक्टेंगल के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो, तो अब रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला यानी नियम नहीं पता, तो क्या आप लोग इसका आंसर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो आपकी जो डिडक्टिव मेथड होता है, निगमन विधि होती है, इसमें बच्चों को पहले नियम बताए जाते हैं किसी भी चीज से जुड़े हुए, और नियम बताने के बाद फिर उसको एग्जाम्पल बताए जाते हैं। ये आपकी बड़ी क्लास में ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो इसमें को आप लोग समझ गए, ये आपकी टीचर सेंटर्ड विधि होती है। वो आपकी कैसी थी? चाइल्ड सेंटर्ड थी यानी बाल केंद्रित थी। ये आपकी टीचर सेंटर्ड आपकी विधि होती है, जो आपकी निगमन विधि होती है, ठीक है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। इसको आप लोग समझ गए। अब देखिए, आगमन विधि के जितने भी तर्क मैंने आपको ऊपर बताए थे उन सबको अपोजिट कर दो। मैंने कहा ना, ये निगमन विधि अपनी बहन की सेम अपोजिट है, तो इन सभी को आप लोग अपोजिट कर दो। उसमें क्या था आपका? प्रत्यक्ष से प्रमाण था या प्रमाण से प्रत्यक्ष था। वहां पर आपका स्थूल से सूक्ष्म था, तो सूक्ष्म से स्थूल था। यहां सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण की ओर चलती है आपकी, ठीक है। तो जितनी भी चीज हो रही है आगमन विधि की, यहां पर सेम अपोजिट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आगमन और निगमन दो विद्या जो मैंने आपको बताई, और उससे पहले वेरी वेरी इंपोर्टेंट थी जो आपकी समस्या समाधान विधि थी। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग बताइए मुझे, जो आगमन और निगमन विधि के जो जनक है, ठीक है, जो इसके जनक है उनका क्या नाम है? क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनक कौन से, लेकिन टीचिंग एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या आप उसमें तो फिर थोड़ा डिटेल में आ जाती है। तो इनके जनक के नाम बताओ आप लोग मुझे, आगमन और निगमन विधि के जनक के। जैसे प्रोजेक्ट विधि के मैंने बता देता हूं आपको, किलपैट्रिक साहब थे। प्रोजेक्ट विधि के आपके किलपैट्रिक थे। तो आगमन और निगमन विधि के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अब देखिए, निगमन प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है? यह विधि अनुभव केंद्रित आधारित होती है, एक्सपीरियंस के बेस पर होती है आपकी प्रोजेक्ट मेथड। इसमें जो बच्चा होता है वो स्वतंत्र रूप से यानी फ्रीडमली काम करता है और अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है, और यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर आपकी काम करती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चों को सीटेट का एग्जाम पास करना है, तो उसने सबसे पहले क्या काम करा? सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आ गया और उनको लगाना सोल्व करा। उसने देखा यार काफी चीज तो मेरे जो मैंने अपना टीचिंग कोर्स करा है वहां से देखने को मिल रही है, तो वो फिर क्या काम कर रहा है? अपने आप ही चीजों को सोल्व करता जा रहा है। तो यही काम होता है अपना प्रोजेक्ट मेथड में। उसमें स्वतंत्र रूप से वो बच्चा काम करता है और अपनी समस्या का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है, ठीक है। ये होता है आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है। चलिए अगली विधि की हम बात करते हैं। अगली विधि कौन सी है बताए नहीं है आप लोगों ने? आगमन और निगमन विधि के जनक जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, अगली बात करते हैं आपकी डायरेक्ट मेथड यानी कि आपकी प्रत्यक्ष विधि की हम बात करते हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि में क्या किया जाता है, डायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है। आप लोग इसके नाम से समझ रहे हो, डायरेक्ट मेथड यानी इस विधि में किसी भी चीज को डायरेक्ट सिखाया जाता है बिना किसी मातृभाषा का प्रयोग करे। खासकर जो आपकी लैंग्वेज होती है ना उसके अंदर ये आपकी ज्यादा पूछी जाती है, जो आपकी डायरेक्ट मेथड होती है। अब इसको सिंपल सा एक एग्जांपल से आप लोग समझना, मैं आपको समझाता हूं।
अब भाई हमारी मदर टंग जो है हिंदी है, हमारी मदर टंग कैसी है? हिंदी है। अगर मान लीजिए हमको इंग्लिश सीखनी है, हमको चाइनीज सीखनी है, ठीक है, हमको रशियन सीखनी है, हमको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, आपको सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊं, सबसे बढ़िया तरीका, कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है उन लोगों के साथ 2-3 महीने आप लोग स्पेंड कर लो, आपको वो लैंग्वेज आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो गोरों के साथ रहना शुरू कर दो, अंग्रेजों के साथ रहना शुरू कर दो, सिर्फ 2-3 महीने रहना शुरू कर दो, आप लोग उस लैंग्वेज को सीख जाओगे। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से सीख जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्ट मेथड होती है। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है, क्या इसमें मदर टंग का यूज होता है डायरेक्ट मेथड में? बिल्कुल नहीं होता। एक बार बताओ, गोरों को हमारी मदर टंग का पता है हिंदी का? बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, उनका तो हालत वैसी खराब हो जाएगी हिंदी में बोलेंगे। तो मदर टंग का यूज कहां पर हो रहा है? तो इस मेथड के अंदर आपका मदर टंग का, यानी कि आपकी जो मातृभाषा होती है उसका यूज बिल्कुल भी नहीं होता। इस विधि में बच्चा डायरेक्ट रूप से किसी भी भाषा को सीख जाता है। तो इसलिए कोचिंग करने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो जहां पर भी उस भाषा से संबंधित लोग रहते हैं वहां जाकर रहना शुरू कर दो और रिजल्ट देख लेना, 2-3 महीने में आपको विधि अपने आप आ जाएगी। तो आप लोग प्रत्यक्ष रूप से सीख जाओगे, डायरेक्ट मेथड से सीख जाओगे। ठीक है, और इसमें मदर टंग का यूज नहीं होता, यह बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। ये पूरा हो गया जो मैंने आपको बताई थी, इससे संबंधित पॉइंट थे। अगली विधि की बात करते हैं हम, विश्लेषण विधि की, एनालिसिस मेथड की बात करते हैं। देखिए विश्लेषण विधि में क्या होता है, एनालिसिस मेथड में क्या होता है, इसमें जो भी समस्या होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में काटकर फिर उसका अध्ययन करते हैं और उसकी समीक्षा करते हुए उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्या समस्या है कि भाई सीटेट के एग्जाम में मुझको अच्छे नंबर से पास करना है, 140 नंबर लेकर मुझे आना है। तो आपने उसको छोटे छोटे भाग में पार्ट कर लिया कि एक काम करूंगा यार, एक तो सचिन सर की वीडियो आज से देखना शुरू करता हूं, सारी देखूंगा। उसके अलावा जो सचिन सर के जो नोट्स है उनको अच्छे तरीके से पढ़ जाऊंगा, और ठीक है, और उसके अलावा मैं कम से कम 4 से 5 घंटे अपने डेली निकालकर इस काम को करूंगा, तभी मेरे सीटेट में 140 नंबर आते हैं। तो आपने समस्या को टुकड़ों में तोड़ लिया। हम लोग करते हैं ना, बहुत बार काम ऐसा करते हैं कि समस्या को टुकड़ों में तोड़ते हैं। अगर कोई बड़ी समस्या आ जाती है ना, सबसे बढ़िया तरीका है उसको टुकड़ों में तोड़ लो, एकदम उसके ऊपर हावी मत हो, वरना समस्या आपके ऊपर हावी हो जाएगी। ठीक है, तो यही होता है आपका विश्लेषण मेथड, यानी कि आपका एनालिसिस मेथड। ठीक, इसमें समस्या को टुकड़ों में तोड़कर समीक्षा करके फिर उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। अब विश्लेषण का भाई आपका संश्लेषण, तो संश्लेषण क्या काम करता है, ये इसका अपोजिट है। इसमें विश्लेषण कर लेने के बाद, ध्यान से सुनना, विश्लेषण कर लेने के बाद ही संश्लेषण का काम शुरू हो जाता है। यानी जब पहले जब समस्याओं को तोड़ा जाता है कि भाई सचिन सर की क्लास देखेंगे, नोट्स पढ़ेंगे और घर पे इतने दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने समस्या को तोड़ लिया। अब समस्याओं को तोड़ने के बाद आपने उन समस्याओं को जोड़ लिया, आपका एग्जाम आया और एग्जाम आने पर आपने सारी चीजों को जोड़ लिया और जोड़कर अपना सीटेट का एग्जाम पास कर लिया, यानी कि आपने समस्या का हल कर लिया, समस्या का समाधान कर लिया। ये होता है आपका संश्लेषण मेथड। तो आप लोग समझ गए विश्लेषण और संश्लेषण क्यों, उसमें समस्याओं को तोड़ा जाता है, इसमें जोड़कर फिर समस्या का समाधान किया जाता है। यहां तक आपके क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और याद रख लो, ज्योमेट्री में इसका खासकर यूज किया जाता है। ठीक, अगला मेथड आपका अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड। अगर मैं सीटेट की बात करूं तो आपका इमिटेशन मेथड, जो आपका अनुकरण वर्ड है, बहुत बार देखने को मिल जाता है। देखिए नाम से पता चल रहा है इसका इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। क्या मतलब होता है? कॉपी करना, यानी कि नकल करना। अब मान लीजिए आपको कोई भी चीज सीखनी है तो आप दूसरे की नकल करो और नकल करके आप लोग उसको जल्दी सीख जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो छोटा बच्चा होता है तो अपनी जो उसकी मदर टंग होती है, छोटे बच्चे की, जो छोटे बच्चे की जो मातृभाषा होती है, उसको कैसे सीखता है बच्चा? उसको अनुकरण करता है, उसको इमिटेशन करता है, उसको कॉपी करता है। किससे करता है? अपने परिवार से। जैसे उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती थी उसको कॉपी बच्चा करता है और सेम भाषा उसको बोलना स्टार्ट कर देता है। आप लोग भी तो ऐसे ही स्टार्ट करा था, मैंने भी करा था, सभी ऐसे करते हैं भाई। ठीक, तो ये होता है आपका अनुकरण विधि, आपका इमिटेशन मेथड, छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला मेथड आपका कौन सा है। अगला आपका व्याख्यान विधि, यानी कि आपका लेक्चर मेथड। देखो आपको इसके नाम से पता चल रहा है, लेक्चर मेथड प्राइमरी क्लास के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका लेक्चर मेथड। जब आपकी जो ऊपर की क्लास है, अपर प्राइमरी क्लास होती है, ऊपर की क्लास होती है, उसमें आपका काम आता है। तो एक तरीके से इसको आप लोग नेगेटिव वर्ड के रूप में ले सकते हो। किसके? नेगेटिव वर्ड के रूप में। आप लोग सिंपल से एक बात बताओ, आप लोग वीडियो देख रहे हो और मैं यहां पर कुछ भी आ गया आपको लेक्चर दे के चला जाऊं ना, आपको सही से समझाओ, तो आप लोग क्या काम करोगे? कमेंट बॉक्स में भर दोगे गालियां। ठीक है, या अगली बार से देखने भी नहीं आओगे। तो समझाने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो लेक्चर नहीं दिया जाता। ठीक है, लेक्चर दिया जाता है जब आपकी बड़ी क्लास होती है, जब आपको जब आप लोग चीजें बहुत सी जानते हो, तब लेक्चर का यूज किया जाता है।
अगर आपको चीजें पता ही नहीं है तो सबसे पहले आपको चीजें समझाई जाती है। बट लेक्चर मेथड में क्या होता है, इसमें कोई भी फैक्ट होगा, तथ्य होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसकी व्याख्या की जाती है। और आपको ध्यान में रखना है, जहां पर भी आपको व्याख्यान विधि देखने को मिले 99% आपका नेगेटिव होती है, ठीक है। और व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका मेन होती है। बच्चों से ज्यादा किसकी भूमिका मेन होती है? शिक्षक की भूमिका मेन होती है, इसलिए इसको शिक्षक केंद्रित विधि भी माना जाता है। आपको इसको हमेशा एक नेगेटिव के रूप में लेना है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली विधि आपकी नेचुरल मेथड, आपका प्राकृतिक मेथड। आज तक सीटेट के एग्जाम में ये भाई साहब कभी नहीं पूछा गया, लेकिन जो पिछली बार आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, भर भर के वाली मेथड आई थी। सबसे ज्यादा आपका डायरेक्ट मेथड पूछा जाता था, लेकिन आपके नेचुरल मेथड ने उस डायरेक्ट मेथड को खा गया। तो ऑनलाइन एग्जाम में जो आपकी लैंग्वेज होती है, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे ज्यादा जो आपकी पूछी गई थी वो पूछी गई थी आपकी प्राकृतिक विधि, यानी कि आपका नेचुरल मेथड। ये आपका सबसे ज्यादा पूछा गया था। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है, जब एक टीचर भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक बच्चों को इंग्लिश सिखानी है या कुछ बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, ठीक है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है उसमें गहन मौखिक बातचीत करो। उसमें क्या काम है? सबसे बढ़िया तरीका है मौखिक बातचीत करो, कम्युनिकेशन करो आपस में ज्यादा ज्यादा है, तो वो भाषा जल्दी तरीके से बच्चा सीख जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक रूप से सीख जाएगा। तो ये होता है आपका नेचुरल मेथड होता है आपका, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। अगली बात करते हैं, ये कोई मेथड नहीं है, ये एक नया वर्ड है जो इस बार सीटेट के एग्जाम में देखने को मिला, तो मैंने इसलिए इसको विधि में काउंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि सीखने का एक तरीका था, तो मैंने सोचा क्यों ना विधि में कर दूं। अब इसको अलग से कहा समझाता फिरूंगा। अब ये जो नया वर्ड निकल कर आया, ये था आपका चंकिंग। चंकिंग का मतलब होता है खंडीकरण। क्या होता है इसका मतलब? खंडीकरण होता है। अब समझना इसको ध्यान से। इसमें बच्चों को कंसेप्ट जो होते हैं वो टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। आप कहोगे सर टुकड़ों में तो विश्लेषण विधि में भी कराया जाता है, उसी का ये भाई होता है, ठीक है, जुड़वा भाई है, मेले में खो गया था। तो इसमें बच्चों को कंसेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों को मोबाइल नंबर याद कराना है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप लोग अपने क्वेश्चन पूछते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है। अब ये मोबाइल नंबर याद करना है, तो कुछ लोग तो मोबाइल नंबर को एकदम याद कर लेते हैं। क्या छोटा बच्चा इसको एकदम याद कर लेगा? नहीं करेगा। पहले वो याद करेगा 85, फिर करेगा 95, फिर करेगा 79, फिर करेगा 45, फिर करेगा 71, फिर ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेगा तब इसको याद करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका चंकिंग होता है, खंडीकरण होता है, इसमें बच्चा कोई भी कंसेप्ट होता है उसको टुकड़ों में तोड़ लेता है और फिर उसको समझता है, तो यही आपका चंकिंग होती है। ठीक, आप लोग समझ गए चंकिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो के अंदर जितने भी आपके मेथड थे, जितनी भी आपकी टीचिंग मेथड थे, शिक्षण विद्या थी, वो आज की वीडियो में मैंने कवर कर दी। अब आप लोग जितने भी आपको अपने नोट्स के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप लोग लगाइए, सभी का आंसर आप लोग निकाल दोगे जो आपके टीचिंग मेथड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपकी वीडियो खत्म हुई। अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्त यार के पास शेयर कर देना, ठीक है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछे, आपका सभी क्वेश्चन का मैं एक एक करके अब आंसर दे देता हूं, 2 मिनट में खत्म करूंगा। और कल मिलूंगा आपसे 8 PM पर, जो आपकी मैथ्स की ज्योमेट्री होती है, जो आपकी मैथ्स की ज्योमेट्री होती है, कम से कम आपको 3 से 4 नंबर आपको दिलाकर ले जाएगी। तो इस पूरे चैप्टर को मैं कल खत्म करा दूंगा 8 बजे, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स वीक भी हो, उसको ध्यान से देखना, कल एक ही बार में आप लोग समझ जाओगे। तो कल मैथ्स की ज्योमेट्री कराऊंगा। हालांकि आज मुझे करानी थी, लेकिन ये थोड़ा लंबा बन गई थी पीडीएफ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मेथड्स करा दूं। अब पूछे क्या क्वेश्चन आपका, एक एक करके मैं आप सभी का आंसर दे देता हूं। नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन आपका 1 हफ्ते के बाद कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है, ठीक है। सीटेट का जो आपका नोटिफिकेशन है 1 हफ्ते के बाद आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन की टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक। और पूछिए क्या क्वेश्चन आपका। आपकी क्लास कितने बजे से होती है? मेरी क्लास होती है 8 बजे से, डेली 8 बजे मेरी क्लास होती है। देखिए आप लोगों के जितने भी दोस्त आ रहे हैं, जितने भी परिचित है, आप लोग उनको बताया करिए, ताकि उनको भी भला हो जाए, उनको भी बेनिफिट हो जाए, क्योंकि वो भी इधर उधर घूमते रहते हैं, चीजें पता नहीं होती एग्जाम में क्या चीज आनी है। तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। पढ़ाने को आज मैं दुनिया भर की चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं था। एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको पढ़ाता हूं, और वही चीज आपको पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आनी है, ठीक है। दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी होती। तो आप लोग बताया करो अपने दोस्त यारों को भी। और सीटेट के लिए मैं क्या कहता हूं, सीटेट के लिए मैं आप लोगों के लिए अकेला काफी हूं, आप लोग टेंशन मत लेना। और पूछे क्या क्वेश्चन है। हाँ अरस्तु, अब सही बताया अरस्तु, ठीक है। जब तक तो सही नहीं बताया, अब अरस्तु बता रहे हो। क्लास का टाइम बता दिया 8 बजे, जल्दी से पूछो और क्या क्वेश्चन है, फिर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं जी। ठीक सर, आज एक क्वेश्चन पढ़े जिसके 4 ऑप्शन में ओनली लगा था, उसको कैसे पता करें आंसर? भाई अगर 4 क्वेश्चन में ओनली आ गया तो ओनली तो आपका नेगेटिव वर्ड होता है, तो उनमें से कोई एक आंसर सही निकालना है, ठीक है। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा लो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
और क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन आपका? सर साइंस की क्लास भी लीजिए। साइंस की लूंगा यार, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ, साइंस की हो ही नहीं पा रही है, तो बेफिक्र रहिए, साइंस की भी मैं स्टार्ट करूंगा। साइंस, इंग्लिश और संस्कृत की अभी स्टार्ट नहीं करी, एकदम स्टार्ट करूंगा, आप लोग टेंशन मत रहिए, मेरे ऊपर छोड़ दो आप जो भी सारा काम है, ठीक है। और बाकी सारी चीज तो देखो मैंने अपने नोट्स के अंदर दे ही रखी है आपको। गूगल पर जाओ, सर्च करो sachinacademy.com, तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, जो भी आपका पेपर हो, सब्जेक्ट हो, सभी आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप जाकर देख लो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सारा कंटेंट है, इनसे आप लोग अपना एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर जाओगे। और पूछिए क्या क्वेश्चन आपका, फिर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं, ठीक है। और पूछिए। चलिए यही आप लोगों को क्या आ रहा है, चंकिंग आ रहा है, ठीक। चलिए, हाँ हाँ, चलो मिलता हो गया अब है, ठीक है। चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं, ठीक है। और कल मिलता हूं ठीक 8 बजे, कल आपको कराऊंगा मैथ्स की ज्योमेट्री। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग तब तक पढ़ते रहना, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।